औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एनर्जी रिसोर्सेज। तो आप मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं, तो मिनरल्स हमने मिनरल्स का जो इसका जो टॉप जो मिनरल्स का जो इसका जो एक यूनिट था, तो वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब एनर्जी रिसोर्सेज है, ठीक है। तो एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी की बात हम करेंगे, एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो भी चीज़ें हम एक्टिविटी जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, द एक्टिविटीज़ वी डू, ऑल द एक्टिविटीज़ हम जो कभी काम करते हैं, चाहे हम कुकिंग करते हैं, चाहे कोई भी लाइट प्रोवाइड करनी हो, या गाड़ी चलानी हो, या कोई भी मशीनरी इंडस्ट्री में जो भी काम करती है, या हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी जो हम करते हैं, तो कुक करते हैं, लाइट या हीट जो है वो सब, हर एक एक्टिविटी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसको एक ताकत की ज़रूरत पड़ती है, इस ताकत की वजह से ये चलती है, ठीक है। जिससे ये चलता है तो उसको एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो जनरेट करते हैं फ्यूल मिनरल्स से। फ्यूल मिनरल्स जो भी हमारे मिनरल्स है, फ्यूल मिनरल्स है, तो चाहे कोल है, चाहे पेट्रोलियम है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये उनको फ्यूल मिनरल्स कहते हैं, या यूरेनियम है। तो एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, या जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो इनसे हम एनर्जी रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज इन्हीं चीज़ों से हमें मिलती है। तो एनर्जी रिसोर्सेज है, ये दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। कन्वेंशनल क्या होता है? कन्वेंशनल ये होता है जिसमें फायरवुड आता है, जो पुराने ज़माने में हम यूज़ करते आए हैं, ठीक है, पुराने ज़माने से। तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो भी थे, जो बहुत पुराने समय से हम यूज़ करते थे, चाहे ये फायरवुड हो, कावडंग आता है, ठीक है, कावडंग केक्स जो हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोल है या पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, दोनों इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, यू नो द इलेक्ट्रिसिटी विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज कॉल्ड द हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, और द एनर्जी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी, ओके, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों इलेक्ट्रिसिटियाँ इसमें आती हैं, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स दे दो एग्जाम्पल्स दे दो, एक एग्जाम्पल लिखो। तो आप सिंपल लिख सकते, फायरवुड है, कैटल कावडंग है, कोल है, पेट्रोल, कोई भी लिख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी है, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो आता है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। इसमें सोलर एनर्जी आती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। सोलर एनर्जी है, ठीक है, जो हम जो ही जितनी टेक्नोलॉजी की जो ही दुनिया में आई, तो हमने कुछ और जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको डिस्कवर करना शुरू किया और उनका यूटिलाइज हमने शुरू कर दिया। जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, वी आर हार्नेसिंग द सोलर एनर्जी आज इस्तेमाल करते हैं घरों में, जो लाइटनिंग सिस्टम होता है, जो डिफरेंट थिंग्स, सोलर हीटर, सोलर कुकर्स है, या दीज आर ऑल सोलर लाइटिंग जो है हमारे पास। तो ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो, या विंड एनर्जी को हम अब इस्तेमाल करते हैं, या टाइडल एनर्जी, समंदर की लहरों से भी एनर्जी निकलती है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी है, ज़मीन से हमें एनर्जी मिलती है, या बायोगैस है, ठीक है, बायोगैस है, एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। तो फायरवुड या कावडंग केक्स जो है, ये मोस्टली जो फायरवुड है या कावडंग केक्स जो मोस्टली कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे, ये रूरल इंडिया में इस्तेमाल होते हैं, ये गाँव में, जो गाँव देहात है वहाँ पे ज़्यादा से कावडंग और फायरवुड का इस्तेमाल होता है। ये एस्टिमेट किया गया कि तकरीबन 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो 70% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रूरल इंडिया में, रूरल हाउस होल्ड्स में, रूरल गाँवों के घरों में जो भी गाँव में एनर्जी जो भी एस्टिमेट हुआ है, तो ये ज़्यादा ये दो ही पूरे करते, चाहे फायरवुड हो या कावडंग केक, तो ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल गाँवों में होता है। इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट ड्यू टू द, तो अब ये डिफ़िकल्ट हो गया है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ दी, जब हम कंटिन्यूसली हम इस चीज़ को इंक्रीजिंगली यूज़ करते हैं, तो इसकी जो डिमांड है, तो ये थोड़ा ये जो डिक्रीज़ होने लगी है। कैसे? क्योंकि डिफ़िकल्ट है अब फायरवुड मिलना हमें, ये चीज़ें
क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर है ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मोर एवर उसके बाद ये होगा फॉरेस्ट का। और दूसरे जो कावडंग केक्स हम इस्तेमाल करें जलाने के लिए तो इसको डिस्कोरेज किया गया। क्यों? जो एक्सपर्ट्स है वो उनका कहना है कि जो कावडंग है इसमें एक वैल्यूएबल मैन्योर होता है, ठीक है, इसमें खाद होती है जो नेचुरल खाद जो होती है, तो एक फर्टिलाइज़र नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है इसमें। तो ये हम जलाने के बजाय इसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें। तो इसलिए जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इनको डिस्करेज कर दिया कि इसका इस्तेमाल जलाने के लिए कम करे जाए। तो इसका इस्तेमाल आप अपने फील्ड्स में कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें नेचुरल जो मैन्योर होता है, ठीक है। तो उसके सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स, क्योंकि मैंने बोला कि एनर्जी के दो किस्म हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब देखेंगे हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स में सबसे पहले क्या देखेंगे? कोल, ठीक है। जो इंडिया है, इंडिया में जो कोल है ये मोस्टली एबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल है। यू नो फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स तो आपको पता ही है कि फॉसिल फ्यूल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। these were the dead remains these are the dead remains of plants and animals which got buried under the earth millions of years ago, ठीक है। जो जो ये डेड remains होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के तकरीबन मिलियन ईयर्स पहले की बात है, जब ये बुरी हो गए ज़मीन के अंदर, फिर डिकम्पोज हो गई उसी में, तो उस वहाँ पे जो फ्यूल्स बनते हैं उनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो कोल इज़ वन अमंग देम, कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। ये अच्छा सा एक एनर्जी जो भी नेशन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जो एक मुल्क को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसको एक अच्छी मतलब एक अच्छा पार्ट या सब्सटेंशियल पार्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट इज़ यूजुअली ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? इनको पावर जनरेशन, जिसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एनर्जी टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज़ में कोल का इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक नीड्स भी फुलफ़िल करता है, ठीक है। तो इंडिया जो है हाईली डिपेंडेंट है किस पर? कोल, मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो भी है तो कोल पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बोला कि फॉसल फ्यूल है ये, तो जैसे आपको पता है कि कोल जो है ये कैसे बना है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ज़मीन में कंप्रेस हो गई है, ठीक है। तो इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कंप्रेशन, तो कितनी डिग्री ऑफ कंप्रेशन एंड डिपेथ, किस डिपेथ पे या टाइम ऑफ बुरियल के बुनियाद पे, या डिकेइंग प्लांट्स तो इसके बुनियाद पे कोल जो है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जो डिकेइंग प्लांट्स हैं, जब प्लांट्स सड़ जाते हैं स्वैम्प्स, जब स्वैम्प में कोई प्लांट सड़ गया होगा, उसका फॉसिल फ्यूल वहाँ पे सड़ गया, उसको पीट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको पीट कहते हैं। बट ये जो पीट होता है इसमें कार्बन बहुत ही कम होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो लो हीटिंग कैपेसिटी इसकी होती है। Peat is a form of coal which has a low carbon content, जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, और हीटिंग कैपेसिटी जो वो कम होती है। समझ में आई बात? दूसरा है लिग्नाइट ये एक लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है। ये भी लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, ये सॉफ्ट, इसका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। प्रिंसिपल लिग्नाइट्स जो है वो कहाँ पे रिजर्व्स है? नवेली इन तमिलनाडु एंड आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हैं कि लिग्नाइट जो है जम्मू कश्मीर के हंदवारा एरिया में पाया जाता है, जिसका नाम है, जो गाँव का नाम है उसका नाम है निछामा, ठीक है। हमारे इलाके में एक गाँव है इसका नाम है निछामा, वहाँ पे ये लिग्नाइट पाया जाता है, ठीक है। बट इसका जो एक लो ग्रेड है, ये लो ग्रेड कोल होता है, क्योंकि इसका जो हीटिंग कैपेसिटी या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो कोल हैज़ बीन बुरीड सब्जेक्टेड टू द इंक्रीज टेम्परेचर, जब कोई भी कोल जब सब्जेक्ट टू द इंक्रीज टेम्परेचर, तो इसको हम ब्यूटमस कोल कहते हैं। ब्यूटमस कोल एक और किस्म का कोल होता है, यह ब्यूटमस कोल होता है। ब्यूटमस कोल ये मोस्ट पॉपुलर कोल, कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है मेटलर्जिकल कोल है, ये हाई ग्रेड ब्यूटमस कोल होता है, जो स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फॉर। अगर जब हम स्मेल्टिंग ऑफ आयरन करते हैं, जब प्योरीफिकेशन ऑफ आयरन होती है, जब मेल्टिंग ऑफ आयरन होती है एक ब्लास्ट फर्नेस में, जब हम उसके ओर्स को वहाँ पे स्मेल्टिंग करते हैं, वहाँ पे आयरन जब अलग निकालते हैं, तो उसमें जो कोल इस्तेमाल हो जाता है वो उसको मेटलर्जिकल कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक और कोल जो है उसका किस्म है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज़ अ हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट।
इंडिया जो कोल है इन द रॉक सीरीज ऑफ टू मैन ये 2 जियोलॉजिकल एज में पाए, नैमली द गोदवाना ए लिटल 200 मिलियन ईयर्स एगो ईयर्स इन एज, ठीक है। गोदवाना एरिया में पाया जाता है जियोलॉजिकल एज। एक तो गोदवाना है, उसका तकरीबन एज कितनी है, तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स एज, ठीक है। दूसरी हो गई टेरिशरी डिपॉजिट्स, ठीक है, जिनकी तकरीबन एज है 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जिसकी तकरीबन, तो सबसे पुराना है गोदवाना, ठीक है। और उसके बाद कौन सा है, ये है टेरिशरी डिपॉजिट्स, ओके। जो मेजर रिसोर्स है गोदवाना कोल के मेजर रिसोर्सेज, जहाँ पे ये कोल पाया जाता है, गोदवाना कोल कहाँ कहाँ पे है, विच आर जो मेजर रिसोर्सेज है गोदवाना कोल के मेजर रिसोर्स, वो है मेटलर्जिकल कोल, which are located in दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड। दामोदर वैली में ये मेटलर्जिकल कोल पाया जाता है, दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। जहरिया, ठीक है, रंजनी, बकारो आर द इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स, ठीक है। तो गोदावरी, महानदी, सन एंड द वारदा वैलीज आर आल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। चाहे गोदावरी है, महानदी है, सन है, वारदा वैली जो है, वहाँ पे कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। जो टर्शरी कोल है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे टर्शरी कोल पाता, चाहे आप मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। कोल इज ए बल्कि में एक बल्कि मटेरियल होता है विच लूजेस वेट ऑन यू। जब इसको हम यूज़ करते हैं, इसका वेट लूज़ हो जाता है एज इट रिड्यूस टू एशेस, क्योंकि ये इसके फ्लेम्स नहीं निकल, जैसे हम फायरवुड को जलाते हैं तो उसके फ्लेम्स निकल जाते हैं, फिर एशेस बन जाते हैं। बट इसका जो ये आहिस्ता आहिस्ता गल जाता है तो हीट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इसके आग के शोले जैसे बन जाते थे, फिर रिड्यूस टू एशेस, फिर इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो एशेस बन जाते हैं। हैवी इंडस्ट्री जो है, थर्मल स्टेशन आर लोकेटेड नियर द, तो थर्मल पावर स्टेशन जो भी थर्मल स्टेशन या बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो कोल फील्ड्स के नज़दीक बनाए जाते हैं, क्योंकि कोल ईजिली वहाँ पे लाया जा सके। तो उसके बाद एक और जो आता है हमारा एनर्जी रिसोर्स, वो है पेट्रोलियम। जैसे आप को पता है कि कोल या पेट्रोलियम जो है ये वो एनर्जी रिसोर्सेज है। तो एनर्जी कोल के बाद दूसरा है पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये एक फ्यूल है, इसमें हीट एंड लाइटनिंग जो विच इज़ यूज्ड फॉर द जो ये वो फ्यूल है जो हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट इन द मशीनरीज में डालते हैं हम, ठीक है, एज ए पेट्रोल, एज ए डीजल, एज जो हम भी इंजन ऑयल है, बाकी हैं, ठीक है, गियर ऑयल है, तो वो इसी चीज़ से बनती है, जो लुब्रिकेंट्स जो हम कहते हैं, ठीक है। तो एंड द रॉ मटेरियल फॉर नंबर ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ है ये एक नोडल इंडस्ट्री है, ये एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री किसके लिए, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स की। जो भी सिंथेटिक टेक्सटाइल्स हम बनाते हैं, जो भी टेक्सटाइल जो कपड़े होते हैं ना सिंथेटिक, नायलॉन है बाकी, तो सिंथेटिक टेक्सटाइल जो भी है, ठीक है, पॉलिस्टर है, जो दीज आर ऑल द सिंथेटिक टेक्सटाइल्स उसके लिए एक नोडल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है, ठीक है। चाहे फर्टिलाइजर हो, न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है, मोस्ट ऑफ द जो कोल है ऑकरेंस इन इंडिया, ये एसोसिएट किसके लिए है, एंटीसलीन्स एंड द फॉल्ट ट्रैप्स इन द, ये रॉक्स में पाया जाता है इन टर्शरी एज में। जो हम टर्शरी एज की बात मैंने की, टर्शरी एज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो तकरीबन 55 मिलियन ईयर्स के ओल्ड होते हैं। ये एज 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड की एज को हम कहते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर रॉक ट्रैप्स में पाया जाता है, जो भी रॉक्स होते हैं वहाँ के उसके जो ट्रैप्स होते हैं वहाँ पे फर्स्ट वहाँ से हम निकाल देते हैं, ठीक है। जब फोल्डिंग जो होते हैं इन ऑफ द डोम्स जो होते हैं, इट ऑकर्स बाय द ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द, जो जहाँ पे ऑयल ट्रैप हो जाता है क्रेस्ट ऑफ द अनफोल्ड, तो ऑयल जो बियरिंग लेयर जो होता है ये पोर्स लाइमस्टोन्स या सैंडस्टोन्स थ्रू द ऑयल में फ्लो, ठीक है। तो ऑयल जो है इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिकिंग बाय इंटरवीइंग नॉन पोर्स लायर्स, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है ये फाउंड इट इज़ द फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन द पोर्स एंड नॉन पोर्स रॉक्स, नॉन पोर्स और पोर्स रॉक्स के ट्रैप्स में दरमियान होता है। गैस बिंग द लाइटर यूजुअली ऑकर्स अबव द ऑयल, तो गैस जो उसमें निकलता है वो थोड़ा लाइटर होता है, ये अबव द ऑयल के ऊपर होता है। मुंबई में होता है, मुंबई में ज़्यादा, मुंबई है, गुजरात है, आसम, ये मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में। फ्रॉम मैप, तो मैप में आप लोकेट कर सकते हो 3 शोर्स ऑफ फील्ड्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है।
अंकलेश्वर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात। अंकलेश्वर जो है ये सबसे बड़ा जो फील्ड ऑफ गुजरात में पाया जाता है, जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है। आसाम इज़ द ओल्डेस्ट जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, आसाम है। ठीक, दिग्बोई, ठीक है, दिग्बोई, नाहरकाटिया एंड द मॉर्गन, दे आर इम्पॉर्टेंट फील्ड्स इन द स्टेट। ओके, तो ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आता है, उसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स है विच इज़ फाउंड इन द एसोसिएशन विद और विदाउट पेट्रोलियम। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये कहाँ पे इस्तेमाल? सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जहाँ पे केमिकल्स बनते हैं, जो भी केमिकल्स पेट्रोलियम से बने हुए केमिकल्स जो भी बनते हैं, ठीक है, वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस होता है बिकॉज ऑफ द, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है, लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलता है। जब ये जलता है, ये फ्यूल जब जलता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम निकलता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अगर ज़्यादा हो जाएगी फ्यूल से, उससे क्या हो जाता है, कार्बन जो कंटेंट है जो इन्वायरमेंट वो बढ़ जाएगा। जब कार्बन कंटेंट अगर बढ़ जाएगा तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, जो फ्यूल फॉर द प्रेजेंट लार्ज रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस जो है हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द, कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी बेसन में। कृष्णा गोदावरी बेसन सबसे बड़ी जो देखिए नेचुरल गैस जो डिस्कवर हुआ लार्ज रिजर्व, वो कृष्णा गोदावरी बेसन में पाए गए। ठीक है, कृष्णा गोदावरी में। तो वेस्ट along with the west coast of the reserves of the Mumbai, ठीक है, high and the allied fields are supplemented by finds the Gulf of the Bombay. Andaman and Nicobar Islands are also important areas having a large reserves for the natural gas। ठीक है, अंडमान निकोबार या आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी आप देख सकते हो बड़े बड़े कोल्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। तकरीबन 1700 किलोमीटर्स लॉन्ग हाजीरा विजयपुर जो है जगदीशपुर across the country has a pipeline links Mumbai high and the basins with the fertilizers, power and the industrial complex in the western and northern India. Though artery has provided an impetus to the Indian gas production। ठीक है, दो जो भी इंडियन गैस प्रोडक्शन है इसमें बहुत ही ज़्यादा रोल इसका अदा रहता है। द पावर एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आर द की यूजर्स ऑफ द नेचुरल गैस। जो पावर है या फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज जो है, तो इसमें बड़ा रोल रहता है कि इसका नेचुरल गैस का, क्योंकि इसमें बड़े ही इस्तेमाल होता है। ये जो दो इंडस्ट्रीज है, पावर है या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, तो एक की यूजर्स इसमें सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो हम आज इस्तेमाल करते हैं CNG का नाम होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, इसने रिप्लेस किया जो भी हम पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा CNG का इस्तेमाल होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि गैस जो नेचुरल गैस है, इसका जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत कम है, इससे पोल्यूशन कम हो जाती है, इसीलिए गाड़ियों में लिक्विड फ्यूल्स को उसने रिप्लेस कर दिया है। तो उसके बाद है एक और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप याद रखना कि हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। पहला हमने कोल देखा, दूसरा क्या देखा? पेट्रोल। अब उसके बाद क्या नेचुरल गैस। अब देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, बड़ी ही एप्लीकेशन है, इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ने हमारी लाइफ जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी। चाहे हाउस होल्ड का जो भी हाउस होल्ड थिंग्स है, हमारे इंडस्ट्रीज़ जो भी है, वो ये सब हम इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड। तो दुनिया जो इस टाइम है, तो पर कैपिटा कंजप्शन कंसिडर एज द इंडेक्स ऑफ डेवलप। तो जब हम दुनिया की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कंजप्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट हम देखेंगे, तो आप देखोगे कि कंजप्शन कितनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मेनली दो तरीक़ों से हम जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीक़ों से हम जनरेट करते हैं, 2 ways। तो वी क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द 2 ways। रनिंग वाटर से, ठीक है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन्स को ड्राइव करता है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम
पानी से जो बिजली हम बनाते हैं, पानी से हम बिजली बनाते हैं, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी क्वेश्चन आता है, डिफाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन से द इलेक्ट्रिसिटी डिराइव्ड फ्रॉम द वाटर, द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ ऑब्टेन्ड जनरेटेड फ्रॉम द वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पानी से वो हासिल करते हैं उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी द बर्निंग बाय बर्निंग अदर फ्यूल्स, जैसे हम दूसरे फ्यूल्स को जलाते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हासिल करते हैं, चाहे कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से जो हम इलेक्ट्रिसिटी, तो वह वहाँ से भी टरबाइन ड्राइव टरबाइन ही हो जाता है। टरबाइन चलता है मगर किसकी मदद से? कोल या पेट्रोल नेचुरल गैस की मदद से। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको थर्मल पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल पावर या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। वन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली द सेम। जो ही जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, चाहे ये थर्मल हो चाहे ये हाइड्रो हो, चाहे थर्मल हो या हाइड्रो हो, तो ये सेम रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेम ही होती है। ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जनरेट होती है बाय द फास्ट फ्लोइंग। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहते हैं? तो ये जो फास्ट फ्लोइंग वाटर, देखिए हम एक ऐसी जो फ्लोइंग वाटर है इसको हम एक डैम बनाते हैं, यहाँ पे हम डैम बनाते हैं। तो डैम में पावर को कलेक्ट करते हैं, जब जमा हो जाता है एक ऊपर तो फिर जो फ्लोइंग वाटर होता है, जो फ्लोइंग वाटर जैसे हम देख रहे हैं ये फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर को हम एक डैम बनाते हैं। ठीक है। तो डैम में पानी को कलेक्ट करते हैं, फिर बड़े बड़े पाइप्स के ज़रिए से हम इस डैम से पावर को इसको फ्लोइंग जो वाटर है इससे फ्लो करता है। ठीक है। बड़े बड़े पाइप थ्रू जो फ्लो हो जाता है, फिर वहाँ पर जो टरबाइन बना हुआ होता है नीचे, तो उस पर जब पानी गिरता है तो इस टरबाइन को आर्मेचर जो है, इस टरबाइन का आर्मेचर जो मूव हो जाता है, तो उसे जनरेटर में जो है, जनरेटर जो होता है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो फास्ट फ्लोइंग वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स होता है, ये एक रिन्यूएबल, तो वाटर इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स बिकॉज इट कैन बी रिन्यूएबल एंड इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो इंडिया में बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है, लाइक बरखा नंगल डैम जो हमने बनाया, बरखा नंगल डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन है। ठीक है। कोपली हाइड्रो प्रोजेक्ट से प्रोड्यूसिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो जैसे कश्मीर में है बहुत सारे हैं, ये है उड़ी प्रोजेक्ट है हमारा, है उड़ी सिविल है। ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जनरेटेड बाय यूजिंग द कोल। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आपको मैंने पहले ही बोला कि इसमें कोल इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम इस्तेमाल है, नेचुरल गैस इस्तेमाल होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। थर्मल पावर स्टेशन जो है ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स और जनरेटिंग, तो वहाँ पे नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं, यहाँ जहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है। तो दिस वाज द एनर्जी रिसोर्स एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल का मैंने बोला, तो कन्वेंशनल मैंने आपको समझाया। अब नॉन कन्वेंशनल रहता है, तो नॉन कन्वेंशनल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।